हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। तो हम आज जिन बच्चों ने कमेंट्स करके बहुत सारे सवाल पूछे हैं उनके रिप्लाई देने में आई हूँ। तो फिर बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि मैडम कि आपका जो DSSS भी है 2025 में हम नोटिफिकेशन निकला था उसके एग्ज़ाम कब होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा है कि मैम CTET तो क्वालिफाई नहीं हुआ, यूपी टेट का क्या करें, यूपी टेट कैसे निकालें, CDP कैसे करें। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम। और DSSS का जो TGT सोशल साइंस का है 2026 में रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सारे टॉपिक, ये सारे सवाल पूछे हैं तो मैं उनके सवालों के जवाब देने आई हूँ। और कुछ कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है DSSS 2025 में नोटिफिकेशन भरा था उसका कब होगा एग्ज़ाम आगे। तो देखिए, पहले तो एक नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम से रिलेटेड कि ये एग्ज़ाम DSSS भी करवा रही है या नहीं। तो 10 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें हमें बोला गया था कि 16 फरवरी से लेके 14 मई तक एग्ज़ाम है। 2026 में मई तक एग्ज़ाम है। और ये इसमें आपके PRT वगैरह के एग्ज़ाम भी होंगे, इसमें आपके मल्टीटास्किंग के भी होंगे, LDC के भी, TGT के कुछ एग्ज़ाम थे जिसमें TGT के कुछ एग्ज़ाम थे, लेकिन और PGT के भी एग्ज़ाम थे। उसमें 2-3 एग्ज़ाम देखने को आपको मिल सकते हैं कि PGT के भी थे। तो ये आपके इन्होंने शेड्यूल बिल्कुल फिक्स कर दिया था कि कब से कब तक। तो 16 फरवरी से लेके 14 मई तक इन्होंने शेड्यूल फिक्स कर दिया था। इसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो अब इन्होंने अगर नोटिफिकेशन नहीं निकाला है तो हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्योंकि DSSS का कुछ पता नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने कंटेंट को मजबूत करिए और PYQ वगैरह देते रहिए। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 1000 बार बोल रखा है कि PYQ बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। जब DSSS भी हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपको थोड़ा डर कम लगता है। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि जैसे ही मुश्किल से DSSS भी कितने 2 या 3 महीने देता है एग्जाम के लिए। तो 2-3 महीने में सिर्फ आपका 2-3 महीने नहीं, मुश्किल से 1 महीने भी देता है। तो आपका सिर्फ क्या होगा कि आप सिर्फ उसके लिए रिवाइज कर सकते हो या फिर PYQ वगैरह लगा सकते हो। इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा आप पूरा जब सोचोगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम इस टाइम पे है और आप कंटेंट पढ़ने जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये चीज़ आपको ध्यान में रख के ही करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये, तो PYQ लगाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमने कर लिया। और हमें ये करना है कि आप लोग अपनी तैयारी में ढीला मत पड़िए, क्योंकि DSSS भी कभी भी कुछ भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, कभी भी आपकी डेट आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो। एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, एडमिट कार्ड्स वगैरह निकाल रहे हैं। तो अभी तो लाइन से सब चल रहा है। तो आप लोग ढीला मत पड़िए, आप लोग अपना सही से तैयारी करते रहिए। तो ये थी मेरी बात। तो जो बेस हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे, कि आप सीधे एग्जाम आए तो आप सिर्फ रिवाइज करके और फटफट चले जाओ कि कैसे टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ये सब सिर्फ एक नज़र में देखो तो आपको समझ आ जाए। और मैंने यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ भी चालू की है TGT SST वालों के लिए। तो जिनके लिए इंपॉर्टेंट है वो जाके देख भी सकता है। और मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है उसको। और कोई जो भी बोलना चाहता है कि आप ये टॉपिक पढ़ा दो, ये बता दो, वो बता दो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। मैं उस टॉपिक्स को आपको अच्छे से उसकी अच्छे से बता दूंगी, उसकी PYQ भी करा दूंगी। तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ तो ये थी कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैडम CTET वगैरह तो हुआ नहीं, और जिसका CTET हो भी गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और CTET नहीं हुआ और UP टेट के भी वैकेंसी आ गई, JETET की भी वैकेंसी आ गई, तो हम कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, CTET का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं होता है। मैंने बहुत बार बोला है, ये एक वीडियो भी बना रखी है मैंने इस पर, कि CTET का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। जिसने BEd JETET वगैरह कर रखा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें पैडागोजी पूछती है, CDP वगैरह पूछते हैं, पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, यही पूछते हैं। और CTET, UP टेट और JETET तीनों एग्जाम में CDP आता ही आता है।
तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, मतलब जैसे इंग्लिश या फिर उनमें जो उनका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो वगैरह आ गया, लेकिन जो सीडीपी वगैरह है या फिर जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो तो सेम ही होगी। तो उसके लिए आपको मतलब जैसे अगर आप यूपी टेट कर रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, जेटेट कर रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, उसके पीवाईक्यूज करो। जेटेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया, उसके पीवाईक्यू लगाए, यूपी टेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया, उसके पीवाईक्यू लगाए। तो ऐसे करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्या क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसी है वो आपको पता चलेगा। तो लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीडेट में यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलता भाई, रोट मेमोराइजेशन नहीं चलेगी यहाँ पे। तो इसलिए आपको इसको पीवाईक्यू से समझ के करना पड़ेगा, एज अ टीचर, अपने आप को एज अ टीचर समझ के करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा, और आप बच्चों ने ये बोला है कि मतलब जो यूट्यूब पे कराते हैं वो पीवाईक्यू बहुत मतलब ईजी होते हैं। तो आप लोग कई एक टेस्ट सीरीज देखो, टेक्स्ट बुक टाइप ऐप देख लो, उसमें जो है, तो ये प्रमोशनल नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उसको देखो और उसमें से जाके मतलब जो पीवाईक्यू है उसको मतलब 2.5 घंटे बैठ के लगाओ, क्योंकि बैठने की भी आदत हो जाएगी आपको। तो 2-2.5 महीने, जैसे जुलाई में एग्जाम है आपके, तो 2-2.5 महीने तो डेडिकेशन से लगना पड़ेगा, तब जाके आपका ये क्लियर होगा। और इसमें मतलब ना नेगेटिव मार्किंग है, ना ही कोई मतलब कट ऑफ क्लियर होना है, कुछ नहीं होना, सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है, आपको खुद से ही लड़ाई करनी है। तो 19 मार्क्स लाने हैं जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 82 लाने होंगे, और भी जो नीचे हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगी, वो आप देख लीजिएगा। तो जो जनरल वाले हैं उनके लिए 90 मार्क्स लाने हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, और ये आपको खुद से ही लड़ना है। ये बात समझिए, आपको 90 लाना है, आपको बता दिया गया है 90 लाना है मार्क्स, तो खुद से लड़ाई करनी है और खुद के मार्क्स लेके आने हैं। तो इतनी चीज़ समझ के तीसरा पॉइंट, बच्चों ने ये बोला था कि जो हमने एग्जाम दिए थे 2025 में, जो दिसंबर नवंबर अक्टूबर में एग्जाम हुए थे, उसके रिजल्ट कब आ रहे हैं। तो देखिए, DSSB धीरे धीरे एग्जाम्स के रिजल्ट्स को निकाल रहा है, और धीरे धीरे एग्जाम्स आ जाएंगे आपके, और आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, आप निश्चिंत रहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा किया था, मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो वो चीज़ आप निकाल सकते हैं और वो कर भी सकते हैं। तो इतना बात ध्यान रखिए, और रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही आएगा, और ये भी रखिए कि नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे तैयारी के लिए तैयार हैं। और मैंने उसके लिए, और देखिए, और चौथी चीज़ मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे DSSB TGT सोशल साइंस 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो अभी से ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है, वो आप बता सकते हैं। और CTET, UP टेट और JTET वाले बच्चे को भी अगर कोई डाउट है या फिर कोई कोई भी टॉपिक्स पूछना है मुझसे, तो वो मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस हिसाब से आपको टॉपिक्स वगैरह को समझा भी सकती हूँ, मतलब समझा दूंगी। अगर आपने जो टॉपिक बोलोगे तो मैं उसको समझा दूंगी, तो आप और अच्छे से समझाऊंगी, और बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी। उसके पीवाईक्यू भी लगाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, उसके पीवाईक्यू भी लगाएंगे, और बिल्कुल अच्छे से उसको डिटेल में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अपने आप पे विश्वास रखना है और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत तरीके से करते रहना है। बच्चे ये बोल रहे थे कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलेबस को देखना। मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपके एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम, जैसे आपका DSSB का एग्ज़ाम हो गया, जैसे UP टेट, CTET या JTET, ये सारे एग्ज़ाम हो गए। तो इसमें आपको सिलेबस को अच्छे से पहले देखना पड़ता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसमें से एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप उसके पीवाईक्यू को एनालाइज करें, या फिर साथ साथ में करते रहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बन रहा है। तो आपके जो माइंड में है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और आप मतलब जो आपके जो डर है अंदर, वो खत्म होता जाएगा। आपने क्या कर लिया, सिलेबस देख लिया, उसको सिलेबस को पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद क्या किया कि पीवाईक्यू को भी देख लिया, पीवाईक्यू कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। उसके बाद आप मतलब पीवाईक्यू भी लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाइए। और मॉक टेस्ट मतलब टाइमर लगा के, बिल्कुल कि इतने घंटे का पेपर है तो आप इतने घंटे बैठ के और टाइमर पे कर रहे हैं ये। और ये डेली बेसिस पे ही करना है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि एग्जाम से 4 दिन पहले मैं मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ और कर लेता हूँ, तो नहीं होगा भाई, ऐसा मैं नहीं होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो आपको, जैसे आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, जैसे आप डिटेल में कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, उसी
इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, उसी के साथ आपको PYQ भी देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपका होगा। और आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट वाली मैंने वीडियो बना रखी है, मैं इसमें डाल दूँगी, तो वो भी देख लीजिएगा कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, करके आप मतलब वो अच्छे से कर सकते हैं। अगला है मेहनत किस पेस पे करें। तो मेहनत आपको अभी तो स्लो पेस पे ही करनी है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो धीरे धीरे कछुए की चाल चलते जाइए। और आपका मतलब सिलेक्शन के लिए मतलब जैसे जैसे नोटिफिकेशन, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कछुआ बन जाओ, लेकिन कछुए की चाल से अपने कंटेंट को क्लियर करते जाइए, अपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए, PYQ को देखते जाइए, मुक टेस्ट देखते जाइए। और जैसे ही आए स्पीड अपना, जैसे ही मतलब जैसे ही DSSS भी एक्टिव हो, आप भी एक्टिव हो जाओ और आप भी अपनी तैयारी में लग जाओ, जी जान लगा के बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी मेहनत को बिल्कुल बरकरार करके और अपनी मेहनत के दम पे ही निकालना है। और सीटेट वालों बच्चों के लिए कि उनका तो मतलब ये मत सोच के बैठिए कि आपका 88 आ गया, 90 आ गया, कोई बात नहीं, जुलाई में फिर से एग्ज़ाम है, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। आप वो 88 लाए हैं, वो 90 के ऊपर भी आएगा। और आप PYQ वगैरह और कंटेंट को मजबूत करिए, रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझोगे तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा। समझने से आप अपने आप को मतलब समझने से आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन वही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो घुमाता है एग्जामिनर, वो आप पकड़ सकते हो और वो आप मतलब ऑप्शन देख के और वो लगा सकते हो, और कैसे वो गोले भरने हैं और कैसे क्या करना है वो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ है, अपनी मेहनत में बिल्कुल कमी नहीं रखनी, अपनी मेहनत को बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे करना है। और मैंने हमेशा बताया है डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन रहकर ही अपनी लक्ष्य को पूरा करना है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जो है सक्सेस का, ये 2 चरण आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए PYQ ज़रूरी ही है। तो फिर ये थे सभी के डाउट्स, और मैंने आई होप मैंने सबके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो मतलब सबको समझ आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो और जिसको और भी कोई डाउट्स है वो मुझसे कमेंट्स में आके पूछ सकता है, तो मैं उसका रिप्लाई भी कर सकती हूँ, या फिर मैं वीडियो भी बना दूंगी, या फिर अगर आपको कोई कंटेंट या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसको भी समझाने के लिए मैं समझा दूंगी और उसको भी मैं बता दूंगी। तो इसलिए आपको मतलब आप कमेंट में आके और मुझे मतलब बता सकते हो आपके डाउट्स वगैरह। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी।